ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो आप देख सकते हैं जेल्डाल मेथड। तो जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, एग्जांपल पाइरिडीन। मतलब समझिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन NO2 ग्रुप, एजो ग्रुप या फिर नाइट्रोजन रिंग्स में प्रेजेंट है, या फिर नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है, रिंग्स में, उन कंपाउंड्स के में नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जेल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एज नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशंस, क्योंकि नाइट्रोजन इन कंडीशंस के अंदर किस में चेंज नहीं हो सकता, अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप जेल्डाल मेथड। यहां से आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस CuSO4, ये है आपका जेल्डाल फ्लास्क। यहाँ पर डाइजेशन होता है, मतलब हीटिंग की जाती है जेल्डाल फ्लास्क में। तो जेल्डाल मेथड में होता क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ताकि हमें अमोनियम सल्फेट मिल सके, विच लिबरेट्स अमोनिया, जो अमोनिया देता है ऑन ट्रीटिंग विद NaOH, एंड अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। तो यहाँ से इस तरीके से प्रोसेस होती हैं। आप देख सकते हैं जो कंटेंट्स है जेल्डाल मेथड और फ्लास्क जो डाइजेशन के बाद मिलता है उसको यहाँ पर NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। हीट कर रहे हैं, यहाँ पे जेल्डाल ट्रैप बनाया गया है, यहाँ पे वाटर आउटलेट है, यहाँ पे वाटर इनलेट है, और नॉन वॉल्यूम यहाँ पर आ जाती है स्टैंडर्ड एसिड की। उसके साथ ट्रीट करके अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। इस तरीके से आप देख सकते हैं जेल्डाल मेथड। नेक्स्ट आता है हेलोजेंस एस्टिमेशन। जैसे हेलोजेंस आपको पता ही है, जैसे ग्रुप 17 फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन भी है। ठीक है, इस तरीके से वो एक रेडियो एक्टिव की तरह काम करता है। तो हेलोजन एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्म हेलोजन एनालिसिस यूजिंग टेक्निक्स लाइक द मोहर मेथड और वोलहार्ड मेथड। कौन कौन सा मेथड यूज करना है, मोहर मेथड और वोलहार्ड मेथड। मोहर मेथड और वोलहार्ड मेथड। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेलोजेंस सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेस्ड ऑन वेट ऑफ हलाइड आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग टाइट्रेशन। जो टाइट्रेशन के टाइम पर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, हेलोजन एस्टिमेशन के बाद वो है इस तरीके से इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना। तो मान लेते हैं जो मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो हम ले लेते हैं m ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सिल्वर हलाइड जो फॉर्म होता है वो है M1 ग्राम। 1 मोल AgX कंटेन्स करता है 1 मोल X। भाई 1 मोल अगर AgX है, अगर 1 AgX है तो वो 1 X कंटेन करता है, ये देख सकते हो। अगर 1 मोल AgX है तो 1 मोल AgX कंटेन करेगा। अगर 10 मोल AgX है तो 10 मोल X कंटेन करेगा। तो मास ऑफ हेलोजन इन N1 ग्राम ऑफ AgX, मतलब N1 इज द गिवन मास। तो एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन मल्टीप्लाई विद N1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX। ठीक है जी, ये है मास ऑफ हेलोजन इन N1 ग्राम ऑफ AgX। ये होगा M1 ग्राम। परसेंटेज ऑफ हेलोजन, एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन मल्टीप्लाई विद M1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX। डिवाइडेड किससे कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर मास, किसके मॉलिक्यूलर मास से, AgX के मॉलिक्यूलर मास से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आगे, ये है हमारा कैरियस मेथड। कैरियस मेथड में एक सिंपल सी एक ट्यूब है जिससे जो है कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाता है, हेलोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, हेलोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हीट किया जाता है विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो ये लिया गया फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, और सील्ड कैपिलरी यहाँ पे ली गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, हेलोजन का एस्टिमेशन। चलो लास्ट आता है सल्फर एस्टिमेशन। यूज द कंबशन मेथड और द इसका मेथड टू एस्टिमेट द सल्फर कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनालिसिस। तो मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं।
मान लेते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लिया है उसका मास है m ग्राम, ठीक है जी। मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो फॉर्म होता है वो होता है m1 ग्राम। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। 1 मोल BaSO4 का वजन होता है कितना, 233 ग्राम। तो BaSO4 जो होता है उसमें 32 ग्राम सल्फर है, सिर्फ एक ही तो सल्फर है। M1 ग्राम BaSO4 कंटेन करेगा, 1 ग्राम करेगा 32 ग्राम अपॉन 233 इंटू में M1। इतना परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 32 इंटू M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 233 इंटू M। इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो है फॉस्फोरस एस्टिमेशन। देखो फॉस्फोरस की कैसे करेंगे, कंडक्टिव फॉस्फोरस एनालिसिस यूजिंग टेक्निक्स लाइक द कोलोरीमेट्रिक मेथड। कौन सा मेथड लगाना है हमें, या तो लगा लो कोलोरीमेट्रिक या लगा लीजिए ग्रेविमेट्रिक मेथड, ठीक है। इन दोनों मेथड्स की हेल्प से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, फॉस्फोरस की। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बेस्ड ऑन द वेट ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड्स। फिर वहां पे फॉस्फोरस के कंपाउंड्स बनेंगे एनालिसिस के टाइम पे, और उनके आपको क्या करना है, वहां से फॉस्फोरस का कंटेंट देख के उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं मास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हम ले रहे हैं वो है m ग्राम। मास ऑफ अमोनियम फॉस्फो लाइक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनियम फॉस्फो मॉलिडेट जो बना है, मॉलिबडेट वो बना है m1 ग्राम। जो मोलर मास होगा NH3 होल NH4 होल थ्राइस PO4 का, ठीक है, वो होगा .12 MoO3। इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो होगा 1877 ग्राम। देखिए कितना हाई मॉलिक्यूलर मास है, 1877 ग्राम। परसेंटेज अगर हमें निकालनी है फॉस्फोरस की तो 31 इंटू M1 डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास है वो है 1877 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय M। अगर फॉस्फोरस इफ फॉस्फोरस इज एस्टिमेटेड एज Mg2P2O7 तो इस तरीके से निकालेंगे 62 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 222 मतलब 222 वेयर 222 U इज द मोलर मास ऑफ Mgp2O7। बिल्कुल ठीक बात है, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22 U। M इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं M1 इज द मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिडेट, ठीक है। और उसके बाद आप यहां देख सकते हैं द मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड एंड 62 द मास ऑफ 2 फॉस्फोरस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड Mg2P2O7। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेडब्ल्यू एग्जाम्स। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जेडब्ल्यू एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हमारा हो गया मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन में कहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है फिनॉल ये होता है, ऑर्थो पे नाइट्रो है। फिनॉल ये होता है, पैरा पे नाइट्रो है। अब यहां पर क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3, एक हाइड्रोजन और जिसके साथ भी होगी 4 और एक 5। मैं दोबारा से लिख देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, स्टीम वोलेटाइल है बट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट। तो देख इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट करता है एक मोनोमर में बिकॉज ऑफ चिलेशन। चिलेशन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब NO2 ग्रुप में जो ऑक्सीजन है और OH ग्रुप में जो हाइड्रोजन, उनके बीच में क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल, जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होकर हो रही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो एक ही मॉलिक्यूल है वो अपने आप में स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के स्टेबलाइज हो रहा है। अब ध्यान से समझिए यहां पर स्टीम वॉलेटाइल वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है और स्टीम डिस्टिलेशन वाला मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक दूसरे से इस तरह से कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और एकदम अच्छे से फिट हो गए। अब मुझे क्या करना है, बॉइलिंग जब हम इसे करेंगे सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो बॉइलिंग हम इसे करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया या ज्यादा हो गया। जब मैं इसको हीट करूंगा तो पहले ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी इस तरीके से, ऐसे, तभी मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। मतलब अगर ये फंस चुके हैं इस तरीके से, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेबल हो चुके हैं। अभी क्या हुआ, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, बट अगर ऐसे देखें हुआ क्या, ये एक मॉलिक्यूल था, मान लीजिए इस पॉइंट पे OH ग्रुप है, इस पॉइंट पे NO2 ग्रुप है, ये कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं बस, और कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये इस तरीके से जुड़ गए हैं तो होगा क्या, ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगी। मतलब ये कंपाउंड अपने आप में स्टेबल है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्टेबल है। इसे दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है कि दूसरा मॉलिक्यूल आए और स्टेबलाइज करे, नहीं, ये अपने आप में स्टेबल हो चुका है। मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो बढ़ चुकी है। बट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक किस पे काम करता है, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो पे नहीं। वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को ब्रेक करता है, ना कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है उसको। तो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है उसे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझिए ध्यान से, ये एक मॉलिक्यूल है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, आप समझ सकते हैं ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये जुड़ गया आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। ये दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये भी जुड़ गया आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन मतलब आप ऐसे समझते हो इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर इनके बीच में कोई किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स में कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं जो इन्हें क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो इन्हें रोक रहा है एक दूसरे के लिए। तो इसलिए क्या होगा, ये जल्दी से सेपरेट हो जाएंगे, ये जल्दी से अलग हो जाएंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर पे आ जाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है। इस मॉलिक्यूल के OH ग्रुप ने इस मॉलिक्यूल के NO2 ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब ये इस तरीके से एकदम से फंस चुके हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, इन दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब जब मैं इसे सेपरेट करना चाहता हूं तो होगा क्या, इसे सेपरेट करने के लिए मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। मतलब जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जो अपने आप में स्टेबल था बट मॉलिक्यूल्स उसके स्टेबल नहीं थे, तो मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स था वो वीक था, इस वजह से वो स्टीम वॉलेटाइल है, जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज अ मोनोमर बिकॉज ऑफ चिलेशन एंड हेंस स्टीम वॉलेटाइल। द स्टीम वॉलेटाइल मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। हमें यूज करना है स्टीम डिस्टिलेशन को। चलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे। दो लिक्विड हैं A और B, have appreciably different solubilities in water but their melting points are very close। कोई दिक्कत नहीं है। एक सॉलिड A है, एक सॉलिड B है, दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वेरी क्लोज है। ठीक है जी। द मिक्सचर ऑफ A एंड B कैन बी सेपरेटेड बाय, बताइए किस मेथड से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लगाएंगे, डिस्टिलेशन लगाएंगे, सब्लिमेशन लगाएंगे या बोथ B एंड C लगाएंगे। आपको पता है डिस्टिलेशन मेथड किस लिए यूज होता है, लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है। यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो आंसर डेफिनेटली होगा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन।
is used to separate two solids A and B having appreciable different solubilities in water but their melting points are very close। जो उनके melting points होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट। तो क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है अगर मेल्टिंग पॉइंट्स दूर दूर होते हैं, बट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है जब मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा क्लोज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिस्टिलेशन टेक्निक्स मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री। कितना अच्छा क्वेश्चन एकदम से। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। जो डिस्टिलेशन टेक्निक है, मोस्ट सूटेड डिस्टिलेशन टेक्निक बतानी, एक तो तरह का फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, एक तरह का स्टीम डिस्टिलेशन, फिर तरह का सिंपल डिस्टिलेशन और तरह का डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो कौन सी डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सूटेड रहेगी यहाँ पे ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री से सेपरेट करने के लिए? तो आंसर आप देख सकते हैं, ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जो कि होता है लगभग 290 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है तो उसके प्रेशर को हम क्या कर देते हैं, कम, ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर में उनको डिस्टिलेट करते हैं। मतलब बाय दिस प्रोसेस लिक्विड इज मेड टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने उसका प्रेशर क्या कर दिया, कम। अब प्रेशर को अगर रिड्यूस कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से वेपर प्रेशर अटेन हो जाएगा, जल्दी से अटेन हो जाएगा, लिक्विड जल्दी बॉयल करने लगेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिनका बहुत ज्यादा होता है उनके लिए हम यूज करते हैं इस टेक्निक को, जो कि है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करना मुश्किल होता है, ठीक है, उस तरीके से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बाय दिस प्रोसेस लिक्विड इज मेड टू बॉयल एट ए लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय लोअरिंग द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एडिशन ऑफ HCl to an alkene proceeds in two steps. The first step is the attack of H positive ion to a portion which can be shown as। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं H पॉजिटिव का इस तरीके से अटैक हो रहा है, H पॉजिटिव का इस तरीके से अटैक हो रहा है, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा सही सबसे है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है, इन एडिशन ऑफ HCl to an alkene proceed as like this। तो होगा क्या, HCl में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ Cl नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ H पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, पर बॉन्ड का कोई एक एटम ही तो अटैच होगा, दोनों एक साथ अटैच नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए इस पे आ चुका है आपका पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ चुका है मान लीजिए पॉजिटिव और इस पे आ चुका है नेगेटिव। एक सेकेंड, मान लेते हैं इस पे आए नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन को अटैच कर लिया और ये बन गया इस तरीके से कंपाउंड, और Cl नेगेटिव यहां पर आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका लेसिजियन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस। बिकॉज, क्यों यूज की जाती है? बिकॉज आप यहां पर देख सकते हैं Ag2S इज insoluble in HNO3, AgCN is soluble in HNO3, Na2S and NaCN are decomposed by HNO3 और silver halides are soluble in HNO3। देख लेते हैं आंसर। इन ऑर्डर टू डिकम्पोज अनरिएक्टेड सल्फाइड एंड साइनाइड HNO3 इज एडेड, ठीक है। अनरिएक्टेड सल्फाइड हो मतलब H2 नेगेटिव हो, साइनाइड हो मतलब HCN नेगेटिव हो। हमें जो यूज करना होता है वो करना होता है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ओके। तो Ag2S is insoluble in HNO3, AgCN is soluble in HNO3, Na2S and NaCN are decomposed by HNO3 और silver halides are soluble in HNO3। इन स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में आपको कुछ बातें दी हुई हैं, डूमास मेथड, जेल्डाल मेथड, कैरियस मेथड, क्रोमेटोग्राफी। कॉलम 2 में कुछ बातें दी हुई हैं, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिलिका जेल, नाइट्रोजन जेल, अमोनियम सल्फेट। आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन करा A को 2 से मैच करिए, B को 4 से, C को 1 से, D को 3 से। ये A को 4 से, B को 2 से, C को 3 से, D को 1 से, या A को 4 से, B को 1 से, C को 3 से, D को 2 से। आप एक चीज ध्यान दीजिए, जेल्डाल मेथड क्या
किसके लिए यूज नहीं होता था और किस तरीके से किसके सेपरेशन के लिए यूज होता है, इन चीजों को आपको माइंड में रखना है ताकि आप इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय जेलडार मेथड। मतलब जो नाइट्रोजन की डिटेक्शन है वो किसके द्वारा, बताइए। जो नाइट्रोजन की एस्टिमेशन है वो जेलडाल मेथड द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वर डाइजेस्टेड बाय जेलडाल मेथड एंड द evolved ammonia was absorbed in 60 ml of M/10 sulfuric acid. The unreacted acid required 20 ml of M/10 sodium hydroxide solution, sodium hydroxide, for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound is. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यूजिंग लेसियन लाइक टेस्ट नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड, यूजिंग बेल्स्टिन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन कंपाउंड कैन बी टेस्टेड, लेसियन टेस्ट fails to identify nitrogen in organic diazo compound, or in the estimation of carbon an organic compound is heated with CuO in combustion tube. CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। CuO का क्या मतलब है, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेलडाल मेथड the gas evolved from 1.325 gram sample of fertilizer is passed into 50 ml of 0.203 normal H2SO4, 25.32 ml of 0.1980 normal NaOH, ऊपर दिया हुआ है normal H2SO4, नीचे दिया हुआ NaOH, are required for the titration of unused acid. What will be the percentage of nitrogen in fertilizer? ठीक है, हमें बस ये कैलकुलेट करना है। तो जो भी मेथड मैंने आपको बताया उन सभी का हेल्प लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं CH पर 2 CH3 और OH, इसको H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो होगा क्या, कंसिडर द अबव रिटन रिएक्शन, द प्रोडक्ट इज ओके। सो इस तरीके के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया है वो हम देख लेते हैं एक बार। आज हमने ये सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं। कुछ प्योरिफिकेशन टेक्निक्स थी जो कि इंपॉर्टेंट थी जो हमने पढ़ी, जैसे क्रिस्टलाइजेशन इजी सा था, सॉलिड्स मिल जाएगा हमें। डिस्टिलेशन एकदम इजी था, बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड था। सब्लिमेशन जैसे कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ड्राई आइस हो गए, इनको सबलाइम करना था। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एकदम इजी। क्रोमेटोग्राफी CH4O आएगा, क्रोमेटोग्राफी भी इजी था। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 क्रोमेटोग्राफी कवर की थी। हमने क्या कवर किया था, पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने कवर किया था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और बताइए कौन सी क्रोमेटोग्राफी कवर की होगी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो हमने यूज किया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वालिटेटिव एनालिसिस और फिर हमने डिस्कस किया एनालिसिस। तो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया क्वालिटेटिव एनालिसिस और उससे पहले भी हमने देखा था प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन सभी की क्वालिटेटिव एनालिसिस की, और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक किए। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस JEE एग्जाम में जो आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से, इस मेथड से। ठीक है, और हमने कुछ मेथड्स देखे जैसे जेलडाल मेथड हो गया एंड वोलहार्ड मेथड, मोहर मेथड, कैरियस मेथड, डूमास मेथड के हमने एस्टिमेशन किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। जो जेलडाल मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है कंपाउंड जिनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रो की फॉर्म में प्रेजेंट है या एजो की फॉर्म में प्रेजेंट है या नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, जैसे पायरिडीन रिंग जो कि एक अच्छा बेस है। ठीक है, या फिर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके अंदर नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होता, इसलिए इन केसेस में जो रहेगा वो इस तरीके से ही रहेगा, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होगा।
क्लियर। और इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे ये हैलोजन एस्टिमेशन, मैं एक सेकेंड आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। हमने आज एस्टिमेशन किस किस किया है, तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। देखिए हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजेंस। मैंने आपको मोस्टली सभी फॉर्मूलेज प्रोवाइड किए हैं। आप इन फॉर्मूलेज का यूज करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जेल्डाल मेथड, डूमास मेथड, कैरियस मेथड, लाइक वोलहार्ड मेथड, मोहर मेथड, इन मेथड्स में जितने फॉर्मूलेज हैं और जिसकी डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशंस आपके पास हैं, सूटेबल किसके लिए वो आपको पता है। तो इन क्वेश्चंस का यूज करिए और आंसर कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे होमवर्क दिए हैं ये भी आप ट्राई करेंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो और अप्रोच आप प्रॉपर तरीके से लगा सकें, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको हमने आज डिस्कस किया। हेलो एवरीवन, सो आपको स्वागत है JEE 45 डेज क्रैश कोर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब GOC में हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बातें वो है प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं JEE के सिलेबस में प्योरिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, उसके प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। फिर दिया हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हमें, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये सभी सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पास JEE एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पर आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। प्योरिफिकेशन टेक्निक्स में हम कवर करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, देन डिस्टिलेशन, फिर सब्लिमेशन, देन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फिर क्रोमेटोग्राफी की तरफ जाएंगे और फिर प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटेक्शन में हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस की सभी की चेकिंग है। और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे और लास्ट में हम रेलेवेंसी देखेंगे। रेलेवेंसी क्या है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर JEE एग्जाम्स, ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है उस चीज को हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स है वो कुछ इस तरीके से। सो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन आप देख सकते हैं इजी सी है, जो आप लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इन ए हॉट एंड कोल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। प्रोसेस क्या रहेगी, आपको डिसॉल्व करना है इम्प्योर कंपाउंड को एक हॉट सॉल्वेंट में। जैसे आप डिसॉल्व कर लेते हैं वहां पर एक हाईली सॉल्युबल कंपाउंड आ जाएगा। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। एक बार डिसॉल्व होने के बाद अगर कोई ऐसी इंप्योरिटीज रह गई जो इनसॉल्युबल है उसको आप फिल्टर आउट कर लेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से। कूल द सॉल्यूशन स्लोली, उसको स्लोली कूल करेंगे, एकदम रैपिड कूलिंग नहीं करनी है। अलाउइंग द प्योर कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज आउट, ताकि जो प्योर कंपाउंड है उसके क्रिस्टल्स हमें बन जाए और हम उसे क्रिस्टलाइज कर सके। फिल्टर द कोल्ड सॉल्यूशन टू कलेक्ट द क्रिस्टल्स, फिर उसे भी फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे और जो क्रिस्टल्स हमारे पास आएंगे उन्हें वॉश करना है। वॉश देम विद कोल्ड सॉल्वेंट टू रिमूव एनी रिमेनिंग इंप्योरिटीज। अगर उसमें फिर भी कोई इंप्योरिटीज रह गई हैं तो उन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में आप एप्लीकेशंस देख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसकी हेल्प से हम प्योर सब्सटेंसेस को बना सकते हैं इम्प्योर मिक्सचर से, सच एज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स। ये सूटेबल है फॉर सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड्स जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और गुड सॉल्युबिलिटी हो हॉट सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया या नेफ्थलीन हो गया, यूरिया हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्टेप 1 है, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पर ये इम्प्योर सॉलिड है। इस ग्लास रोड की हेल्प से हम इसको डिसॉल्व करेंगे, स्टिर करते रहेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद आप इसको हीट करेंगे। हीट करने पे आप क्या होगा, दिस सॉल्यूशन इज टू बी हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होगा यहाँ पे वो इवेपोरेट हो जाएगा एक पॉइंट पे आगे, जैसे उसको बॉइलिंग पॉइंट जैसे उसके वेपर्स बनने लगेंगे सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा। ये आपका इवेपोरेशन बेसिन है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टल्स दिखने लगे आपको, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखने लगे, क्रिस्टल, जब हम उसको कूल कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप में आप देख सकते हो फिल्टर पेपर पर क्रिस्टल, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर डिस्टिलेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
क्रिस्टलाइजेशन की तरह। डिस्टिलेशन में क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन दियर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन भी होता है और वैक्यूम डिस्टिलेशन भी होता है। मतलब इसमें जो सेपरेशन होता है लिक्विड्स का होता है, बट उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में किसका हम सेपरेशन करते हैं, वो लिक्विड जिनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट्स में, उनका हम सेपरेशन करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम किन लिक्विड्स का सेपरेशन करते हैं, वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज होता है, वेयर द वेपर इज पास थ्रू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर फर्दर सेपरेशन। जहां पर एक हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जरूरत होती है, उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और हमें फ्रैक्शंस में लिक्विड्स सेपरेट होते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये उन लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और दोज प्रोन टू डिकम्पोजिशन एट नॉर्मल प्रेशर। ये हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टिलेशन के डायग्राम्स। तो सिंपल डिस्टिलेशन में जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज किया गया है, थर्मोमीटर यूज किया गया है टेम्परेचर्स को देखने के लिए, सिंक है, यहाँ पर कंडेंसर लिया गया है, जो भी वेपर्स आते रहेंगे वो कंडेंस होते रहेंगे, और ये वाटर इनलेट है और यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कलेक्ट होता रहेगा। जो वेपर्स है सब्सटेंस के फॉर्म्ड होते हैं और कंडेंस किए जाते हैं एंड लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है इस कॉनिकल फ्लास्क में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपिलरी टू द रेगुलेट एयर है। यहाँ पर एक स्टॉप कोक लगाई गई है उसको मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे सिंक है और ये मैनोमीटर प्रेशर को चेक करने के लिए, और ये वैक्यूम पंप लगाया गया है, यहाँ पे डिस्टिल लिक्विड आ जाता है और ये वाटर इनलेट है। आप देख ही सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में क्या हो रहा है कि लिक्विड को बॉयल किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके वेपर प्रेशर बिलो इट्स वेपर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर को रिड्यूस करके। ठीक है, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस क्या है, वाइडली यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड सच एज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सूटेबल होता है, सूटेबल फॉर लिक्विड्स विद वेल डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मिनिमल यू कैन से डिकम्पोजिशन एट बॉइलिंग टेम्परेचर। एग्जांपल्स हो सकते हैं इथेनॉल वाटर मिक्सचर, ठीक है, क्रूड ऑयल सेपरेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड। नेक्स्ट टेक्निक इंटरेस्टिंग है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन एक सॉलिड का गैस में, मतलब सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली एंड बैक इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। प्रोसेस क्या रहती है, हम हीट करेंगे इम्प्योर सॉलिड को इन सब्लिमेशन एपरेटस और प्योर कंपाउंड जो होगा वो सब्लाइम्स हो जाएगा एंड कंडेंसेस ऑन ए कूल सर्फेसेस एज प्योरिफाइड क्रिस्टल्स। एनी नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज रिमेन इन द बॉटम ऑफ द एपरेटस। ठीक है, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। सब्लिमेशन की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, यूज टू प्योरीफाई सब्सटेंसेस दैट सब्लाइम such as iodine or camphor by separating them from impurities that do not sublime. Suitable for solids with high vapor pressure and low decomposition temperature. Examples क्या हो सकते हैं, जैसे आयोडीन हो गए, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गई, ड्राई आइस हो गई, ये सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। नेक्स्ट आती है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या रह सकता है, प्रिंसिपल है सेलेक्टिवली डिसॉल्विंग ए कंपाउंड फ्रॉम ए मिक्सचर इनटू अ सूटेबल सॉल्वेंट फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ द लेयर्स एंड एवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब टाइप्स क्या है, टाइप्स हो सकते हैं जैसे लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया, जैसे सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया। तो एक्सट्रैक्टिंग लाइक सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स वेयर द डिजायर्ड कंपाउंड डिसॉल्व प्रीफरेंशियली इन वन लेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या करना है, हमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है जहां पर जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो किसी एक पर्टिकुलर लेयर में प्रीफरेंशियली डिसॉल्व होता हो। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, कैसे, एक्सट्रैक्टिंग ए कंपाउंड फ्रॉम ए सॉलिड मिक्सचर यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। एक सॉलिड का मिक्सचर बनाया और एक सूटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है। तो ये आपकी सॉल्वेंट लेयर है, एक सेकेंड, यस, सो दिस इज योर सॉल्वेंट लेयर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन एक्वस लेयर में। ठीक है जी, ये एक्सट्रैक्शन से पहले की बात है, हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट लेयर में आ चुका है और एक्वस लेयर अलग हो चुकी है आफ्टर एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सट्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर सच एज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। ठीक है जी, सूटेबल किसके लिए, जैसे कि जो कैफीन्स होती है ना, कैफीन को एक्सट्रैक्ट करना टी लीव से, ये इसकी एप्लीकेशन है। और सूटेबल फॉर सेपरेटिंग कंपाउंड्स विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन डिफरेंट
सॉल्वेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स में जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। एग्जांपल्स, कैफीन फ्रॉम कॉफी बीन्स, इसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट रेट्स of movement through a stationary phase due to varying degrees of interaction with the mobile phase। इसमें दो तरह की फेज होती हैं, एक तो हो गया आपकी स्टेशनरी फेज एंड दूसरी होगी आपकी मोबाइल फेज। एक तो आपकी स्टेशनरी फेज और दूसरी कौन सी? मोबाइल फेज। जो आपकी स्टेशनरी फेज है, ड्यू टू वेरिंग डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द मोबाइल फेज, जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंटरेक्शंस होंगे मोबाइल फेज के साथ और डिफरेंट रेट ये रहेगा मूवमेंट का, उसके बेस पर यहाँ पे सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर तीन टाइप के हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। वैसे तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी होता है, ठीक है, सॉरी गैस क्रोमेटोग्राफी भी होता है जीसी, और एचपीएलसी भी होता है, और भी बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे कह देते हैं टीएलसी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है? यूजेस पेपर एज द स्टेशनरी फेज एंड अ लिक्विड मोबाइल फेज। क्या यूज करता है? पेपर एक स्टेशनरी फेज की तरह है और लिक्विड रहता है मोबाइल फेज में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या है? यूज्ड ए पैक्ड कॉलम विद ए स्टेशनरी फेज एंड यूज ए पैक्ड कॉलम विद ए स्टेशनरी फेज एंड ए लिक्विड और गैस मोबाइल फेज, ठीक है जी। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या है? यूजेस ए थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज ऑन ए प्लेट एंड ए लिक्विड मोबाइल फेज। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन इन सभी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर यूज होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम होता है एक स्टेशनरी फेज के साथ एंड लिक्विड और गैस मोबाइल फेज रहेंगी। थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें थिन लेयर रहेगी स्टेशनरी फेज की और ए प्लेट एंड लिक्विड मोबाइल फेज की तरह काम करेगा। आप यहाँ पे डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में एक कार्डबोर्ड से एक जार लिया, उसको कवर कर दिया। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का पेपर है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये है क्रोमेटोग्राफी पेपर। ये जार है, यहां पर एक स्पॉट लगा दिया, ठीक है जी, और स्पॉट लगाया बेस लाइन पर, एक लाइन है, ये सॉल्वेंट है। अब क्या होगा? धीरे धीरे स्पॉट इस सॉल्वेंट में जो जो पार्ट इसका डिसॉल्व होता रहेगा वो ऊपर की तरफ चलता रहेगा, और जो इस स्पॉट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह मार्क आनी चाहिए। हुआ क्या? स्पॉट चला गया ऊपर बेस लाइन से, आप देख सकते हैं सॉल्वेंट में। क्रोमेटोग्राफी पेपर है, कार्डबोर्ड है, और इस तरीके से हम इनकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम के यूज है, 3 कॉलम हमने लिए, नीचे से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये ग्लास बोल रहे हैं, यहाँ एड्सॉर्बेंट जो कि स्टेशनरी फेज है, जो एड्सॉर्ब करेगा। ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे मिक्सचर लिया है। ये ध्यान रखना, ये एड्जॉर्प्शन पर बेस है। देखिए ये मिक्सचर है कंपाउंड्स का ए बी और सी का, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये ए यहाँ अलग हो गया, फिर बी अलग हो गया, फिर सी अलग हो गया। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है टीएलसी, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या है? आपको एक एडजॉर्बेंट कोटेड करना है ग्लास प्लेट पर। ये ग्लास की प्लेट है, ये वाली जो है ग्लास प्लेट है, ये आपका जार है, ये आपकी बेस लाइन होगी, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे सैंपल डॉट है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम बीइंग डेवलप्ड, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट का से दिखाया गया इस तरीके से, स्पॉट है आपका, ये एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ये बेस लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशंस क्या है? वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज इन फोरेंसिक एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सूटेबल है किसके लिए? सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स एंड प्योरीफाइंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल्स क्या है? सेपरेटिंग पिगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप्स, एनालाइजिंग रिएक्शन मिक्सचर्स। ये इसके क्या है? एग्जांपल्स। अब आती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन।
समझते हैं ध्यान से। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन, इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें जो मटेरियल्स और एजेंट्स चाहिए वो आप देख सकते हैं। सैंपल सब्सटेंस चाहिए मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब रैक चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। उसके अलावा जो केमिकल्स चाहिए वो है हमारे नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2। ठीक है जी। अब हम इनकी क्या करते हैं, सेपरेशन, और उसके साथ हमें क्या चाहिए, लेड एसीटेट सॉल्यूशन, सेपरेशन नहीं सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं। लेड एसीटेट सॉल्यूशन चाहिए PbCH3CO होल ट्वाइस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन चाहिए KI, और स्टार्च सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्शन करने के लिए जो प्रोसीजर है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए आप देख सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड इन ए कंपाउंड बाय हीटिंग इट विद कॉपर ऑक्साइड। हमें कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं C+2CuO गिव्स कॉपर प्लस CO2। कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है आप देख सकते हैं CO2 में। विच कैन बी टेस्टेड और डिटेक्टेड बाय रिएक्टिंग इट विद लाइम वाटर, जैसे CO2 का आप लाइम वाटर मतलब जो कि होगा एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे व्हाइट कलर के पीपीटी आते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, CaCO3 प्लस वाटर निकल जाता है। दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिड सॉल्यूशन, और जो CaCO3 की वजह से यहाँ पे जो टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। दिस रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लाइम वाटर बोला जाता है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसे आप बोल सकते हैं, कैन बी प्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप इन्हें प्रोसीजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, कॉपर बन गया और H2O बन गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया H2O में। ठीक है जी। दिस रिएक्शन कॉजेज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर बनता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो आप देख सकते हैं H2O और प्लस CuSO4 के साथ ट्रीट करा दी तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा हाइड्रस कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन 2H प्लस CuO gives Cu plus H2O. The reaction between water and copper sulfate pentahydrate can be represented by this equation. The reaction between water and copper sulfate आपको देता है ये, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5H2O प्लस CuSO4 gives CuSO4 और 5H2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन पे। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद आयरन सल्फेट। ठीक है जी। उसके बाद मिक्सचर को एसिडिफाइड करेंगे विद H2SO4 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक acid. The presence of nitrogen is confirmed by the formation of Prussian blue color. Prussian blue color से हम उसे दिखाते हैं। Sodium cyanide reacts with iron 2 sulfate to form sodium hexacyanidopherate. जो सोडियम साइनाइड है मतलब NaCN reacts with iron sulfate मतलब FeSO4 to form sodium hexacyanidopherate. हीटिंग द मिक्सचर विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ हीट करेंगे और ऑक्सीडाइजेस सम आयरन 2 टू आयरन 3 पॉजिटिव। तो कुछ आयरन +2 वाले जो होंगे वो आयरन 3 में चले जाएंगे। आयरन 3 आयंस जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट के साथ टू प्रोड्यूस आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 और फेरोसाइनाइड आप उसे कह सकते हैं विच इज प्रूसियन ब्लू। आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 6CN नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव gives FeCN6 4 नेगेटिव, फिर 3 FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 4 Fe3 पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। लेड एसिटेट इज एडेड टू द एसिडिफाइड एक्सट्रैक्ट। एक ब्लैक प्रेसिपिटेट लेड सल्फाइड का बनेगा जो कि होगा PbS। द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और रिएक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हैं H2 नेगेटिव प्लस Pb2 पॉजिटिव गिव्स PbS जो कि होगा लेड सल्फाइड। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि सोडियम परऑक्साइड मतलब सोडियम परऑक्साइड के साथ उसे हीट करेंगे, सोडियम का कंपाउंड है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है PO4 3 नेगेटिव। सॉल्यूशन को बॉइल करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ जो कि होगा HNO3 और सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिब्डेट
A yellow coloration or precipitate indicates the presence of phosphorus. आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया है, बन गया H3PO4 प्लस सोडियम नाइट्रेट। H3PO4 को रिएक्ट किया गया है अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ और प्लस 21 HNO3 लिए गए हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो है सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है अमोनियम मॉलिब्डेट और येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पर बनता है NH3 होल थ्राइस PO4 12 MOO3 प्लस 21 NH4NO3 प्लस 12 H2O। नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। जो सोडियम फ्यूजन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्यूजन का जो एक्सट्रैक्ट है उसको एसिडिफाइड किया जाता है एक्चुअली में HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड। द एसिडिफाइड सॉल्यूशन देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट मतलब HNO3। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो सॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इंडिकेट करेगा कि प्रेजेंस यहाँ पर है क्लोरीन की, और ये येलो प्रेसिपिटेट स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। मतलब अगर व्हाइट PPT आए तो आपका है क्लोरीन, और अगर येलोइश आए तो आपका है ब्रोमीन। इस तरीके से आप हेलोजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। येलोइश प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपके येलोइश प्रेसिपिटेट आते हैं बट वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है तो ब्रोमीन, और येलोइश प्रेसिपिटेट आते हैं बट इनसॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो वो आयोडीन। इफ नाइट्रोजन और सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको बॉयल किया जाता है विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पहले। दिस स्टेप इज डन टू डिकम्पोज एनी साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम फॉर्म ड्यूरिंग लाइसिजन टेस्ट। साइनाइड या सल्फाइड, साइनाइड और सल्फाइड आयंस कैन इंटरफेयर विद द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हेलोजेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम करेंगे एस्टिमेशंस ऑफ एलिमेंटल कंटेंट इन ए फॉर्मेशन। पहले हमें सैंपल प्रिपेयर करना है। टेक ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द गिवन फॉर्मेशन, एंश्योर द सैंपल इज फाइनली ग्राउंड एंड होमोजेनियस। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन एस्टिमेशन। तो कार्बन एस्टिमेशन में करना कैसे आप देखिए ध्यान से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, Cu। द कार्बन इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। द हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर। द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड। फ्रॉम द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम द मास ऑफ वाटर, जो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उससे हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन है वो आपकी है CxHy प्लस x प्लस y/4, CxHy प्लस x प्लस y/4 CO2 x प्लस y/4। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, x CO2 और y/2 H2O, x CO2 और y/2 H2O। उसके बाद आप देख सकते हैं कार्बन एस्टिमेशन। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बी m ग्राम। मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड जो होंगे वो m1 एंड m2 ग्राम होंगे रेस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। 12 इंटू m2, m2 आपका मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 इंटू m, m में आपका मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वहां पे आ जाएगा 12 इंटू m1 इंटू 12 की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, और इंटू m1 इंटू 100 अपॉन, इस तरीके से हम वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे किसका आएगा, यहाँ पे जो CO2 का आया है 44, तो वहां पे H2O का आ जाएगा 18, ठीक है, 18 इंटू m, और 2 हाइड्रोजन इसके लिए 2, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की एस्टिमेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्योर ड्राई ऑक्सीजन,
ली जाती हैं। यहाँ पर एक बर्नर लगाया गया है और यहाँ पे सैंपल को लिया गया है प्लेटिनम बोट में। ये हमारी कंबशन ट्यूब है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की पैलेट्स ली गई हैं इस तरीके से। तो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस रेस्पेक्टिवली कंटेन इन यू ट्यूब्स। इन यू ट्यूब्स में क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर इस वाली यू ट्यूब में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और जो एक्सेस यहाँ पे ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, जो एक्सेस ऑक्सीजन होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है। तो इन चीजों का हमें क्या करना है, खास ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे जो कि है नाइट्रोजन एस्टिमेशन। नाइट्रोजन एस्टिमेशन में क्या होगा, कंडक्ट नाइट्रोजन एनालिसिस यूजिंग द जेल्डाल मेथड और द डूमास मेथड। तो जेल्डाल मेथड और डूमास मेथड वो हम डिस्कस करेंगे अभी। आप यहां पर देख सकते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड ऑन द वेट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनालिसिस। तो CXHY एंड Z इस टाइप का कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है जिसको हम प्रेडिक्ट करा रहे हैं 2x प्लस y बाय 2 CuO। तो हमें मिल रहा है XCO2 प्लस y बाय 2 H2 प्लस Z बाय 2 N2 प्लस 2x प्लस y बाय 2 Cu। ये जनरल इक्वेशंस आपको माइंड में रखनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट आना है सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन आप देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं मास ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो m है, वॉल्यूम जो नाइट्रोजन के कलेक्ट कर रहे हैं वो V1 ml है। तो रूम टेम्परेचर मान लेते हैं T1 केल्विन। हमें एक बात बताएं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें ये भी पता है कि अगर हमें V2 निकालना है तो हो जाएगा P1 V1 बाय P2, और अगर हम टेम्परेचर भी रख देते हैं तो उसको भी रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो नाइट्रोजन की वो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो एक टेम्परेचर हमने यहाँ पे रख दिया है और ये T1 हो गया। तो P1 V1 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू T1, लेट इट बी VML, where P1 and V1 are the pressure and the volume of nitrogen. P1 is different from the atmospheric pressure at which nitrogen gas is collected. The value of P1, इसको कैपिटल P1 लिख सकते हैं, is obtained by the relation। जो P1 होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस करनी है, क्योंकि वहां पे एक्वस टेंशन भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन एस्टिमेशन में। मान क्या लेते हैं कि जो हमें पता है कि 22,000 जो 400 ml होते हैं नाइट्रोजन, वो STP पर उसमें 28 ग्राम वेट होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मास नंबर 14। तो N2 का हो जाएगा 2 इंटू 14, 28 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास। ठीक है, वो उसने कहा है कि जो 22,400 ml है, या तो आप लिख सकते हो 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। N2 जो रहेगी STP पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जो उसका वेट रहेगा वो रहेगा 28 ग्राम। और जो VML नाइट्रोजन है STP पर, उसका वेट रहेगा 28 इंटू V अपॉन 22,400। यही तो रहेगा, एक का कितना रहेगा, अगर आप मान लेते हैं कि 22,400 का जो वेट है वो है 28 ग्राम, तो एक का वेट क्या होगा 28 अपॉन 22,400। तो V का कितना होगा 28 अपॉन 22,400 मल्टीप्लाई विद V, यही तो होगा। चलिए उसके बाद परसेंटेज अगर निकालनी है तो 28 इंटू V इंटू 100 करना परसेंटेज के लिए, अपॉन 22,400, और M हमने वेट लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यहाँ पे देख सकते M क्या है, मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्शन कराएगा H2SO4 के साथ, तो आपको बना NH4 होल ट्वाइस SO4, और जिसके हमने रिएक्शन कराया 2NaOH के साथ, तो आपको बन गया Na2SO4 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O, और 2NH3 की रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, तो बन गया NH4 होल ट्वाइस SO4। चलिए डूमास मेथड को समझ लेते हैं। डूमास मेथड में क्या है, इस तरह का डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें ये वो यील्ड करेगा नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग इट विद कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब CuO, और किसकी प्रेजेंस लेनी है, CO2। किसकी प्रेजेंस लेनी है, CO2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CO2 को इनलेट किया गया है, इन किया गया है यहाँ से। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का एक गॉज लगाया गया है, वायर टाइप में आप गॉज देख सकते हैं इस टाइप से।
ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे गॉस लगाया गया है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। यहाँ पर एक फर्नेस है और यहाँ पे आ गया कोर्स CuO। कोर्स जो CuO रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, उसके बाद रिड्यूस्ड कॉपर गॉस जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ये मरकरी सेल है, इस तरीके से रिएक्शन होती है और यहाँ पर नाइट्रोजन आपकी आती रहेगी। इस तरीके से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं और ये नाइट्रोमीटर है। ये डूमास मेथड है। डूमास मेथड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। देखो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। मान लीजिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है वो है m ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना? m ग्राम। जो वॉल्यूम है H2SO4 की, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी m, यहां पे जो मोलरिटी गिवन है वो है कैपिटल M, जिसको वॉल्यूम को हमने लिया VmL। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH, देखो इक्वेशन आप देख चुके हो, आपको पता लग गया कहाँ कितना क्या यूज होना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH रहेगा मोलरिटी M का ही, जो यूज करेंगे हम टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस H2SO4, वो रहेगा V1 ml। तो V1 ml ऑफ NaOH ऑफ मोलरिटी M इज इक्वल टू V1/2 ml ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी M। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी M अनयूज्ड इज इक्वल टू V माइनस V1/2 ml। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं V माइनस V1/2 ml ऑफ H2SO4 ऑफ मोलरिटी M इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू V माइनस V1/2 ml ऑफ NH3 सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो 1000 ml है 1 मोलर NH3 सॉल्यूशन का, वो कंटेन करता है 70 ग्राम NH3। 14 यहां से आया, 3 यहां से, 17 ग्राम, और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रहेगा वो 2 इंटू V माइनस V1/2 ml ऑफ NH3 सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M कंटेन्स 14 इंटू M इंटू 2 इंटू V माइनस V1/2 अपॉन 1000। ये आ गया। परसेंटेज जो नाइट्रोजन की रहेगी वो रहेगी 14 इंटू M इंटू 2 इंटू V माइनस V1/2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1000 इंटू 100 फॉर सॉल्यूशन। ठीक है।